हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। चैप्टर बिल्कुल आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पे बात करेंगे। पहले क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, हर एक स्पेसिफिक वर्क के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट वर्क है तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेशन उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। वैसे ही एक और भी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम। ये अलग अलग कुछ स्पेशल टाइप की वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम हमारी बॉडी में पूरा पूरा डिपेंडेंट होता है ग्लैंड्स पर। अब ये ग्लैंड्स क्या होती है, तो ग्लैंड्स क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। दिस इज ए ऑर्गन, एक ऑर्गन है जो कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है और उसको रिलीज करता है, ठीक है। कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, खुद ही बनाता है और उसको रिलीज करता है हमारी बॉडी के अलग अलग टारगेट सेल पे, ठीक है। तो वो जो केमिकल रिलीज करते हैं वही कुछ नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गन कहलाते हैं ग्लैंड। अब इस तरह की कई सारी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो पूरी ग्लैंड मिलकर एक एंडोक्राइन सिस्टम फॉर्म करती है। ओके, अभी देखो ग्लैंड भी टू टाइप की होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से थोड़ी डिफरेंट होती है। एंडो का मतलब इनका सिक्रेशन, भाई इनसे जो केमिकल सिक्रेट होता है वो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, एक्सो मतलब एग्जिट, ठीक है, ये बॉडी के आउटसाइड तक निकल कर आ सकता है, ठीक है। तो ये दो टाइप की ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसका जो सिक्रेशन होता है वो भी डिफरेंट होता है और उसका सिक्रेट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, तो दो तीन चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, दो तीन पॉइंट। जैसे कि जो एंडोक्राइन में सिक्रेशन होता है वो डक्टलेस होता है, मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे होती है उसमें कोई भी डक्ट नहीं होती, मीन्स कोई भी ट्यूब नहीं होती है कि अपने केमिकल को वो वहाँ से रिलीज़ कर सके, ठीक है। ये डक्टलेस होता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में आप देख रहे हो प्रॉपर डक्ट बनी हुई है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ से वो अपने केमिकल को रिलीज करता है, वहाँ से वो अपने टारगेट सेल पे भेजता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल रिलीज होता है उसको बोलते हैं हम हार्मोन, हार्मोन बोलते हैं, ओके। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल रिलीज होता है उसको बोलते हैं हम एंजाइम, ठीक है। दोनों दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, अब जब एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है तो ये डायरेक्ट अपने केमिकल को ब्लड स्ट्रीम पर छोड़ देती है, मीन्स जहाँ से ब्लड जा रहा होता है वहाँ पर वो डायरेक्ट छोड़ देती है और वो ब्लड उस केमिकल को लेके जाता है उसके टारगेट सेल पे पहुँचा देता है, ठीक है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक डक्ट होती है और डक्ट में ही वो एंजाइम छोड़े जाते हैं और वो अपने टारगेट सेल तक पहुँचते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल्स जो है वो आपको अभी आगे हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। जैसे स्वेट ग्लैंड, हम लोग की स्वेटिंग होती है तो उसके लिए कई सारी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपने अंदर से एंजाइम्स रिलीज करती हैं जो जो क्या है एक स्वेट के फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो भी एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मीन्स बच्चे को जब फीड कराने के लिए मदर के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क रिलीज करती है वहाँ से, तो वो मेमोरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, क्योंकि मिल्क के साथ बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो बॉडी के आउटसाइड निकलते हैं, ओके। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करता है, कहीं ना कहीं आपको बाहर बॉडी के आउटसाइड दिखाई दे जाएगा या मिलेगा, ठीक है। सलाइवा, माउथ में जो सलाइवा रिलीज होता है ये भी तीन तरह की, हमारे यहाँ पर कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये तीन टाइप की ग्लैंड होती हैं एक्सोक्राइन जो कि सलाइवा रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंड से ही होता है। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर ही है एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो हमको बस इतना ही पता होना चाहिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में, ठीक है। अब क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या है इसको हम देखेंगे डिटेल में। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड
हार्मोन रिलीज़ करती है, ठीक है, और वो हार्मोन बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में रिलीज़ करती है, ठीक है, लेकिन इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी होने के बावजूद भी ये अपना स्पेसिफिक वर्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर इनकी थोड़ी सी अमाउंट में कमी हो गई, मीन्स जितना हार्मोन रिलीज़ होना है उससे थोड़ा कम रिलीज़ हुआ तो भी डिजीज़ हो जाएगी बॉडी को, अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो भी डिजीज़ हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब है हार्मोन की क्वांटिटी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत से वर्क करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म का वर्क करते हैं, ग्रोथ का वर्क करते हैं, डेवलपमेंट हमारी बॉडी का करते हैं, और हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं, हमारे मूड को भी बनाते हैं, और सेक्सुअल फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। इवन ये आपकी स्लीपिंग को भी डायरेक्ट करते हैं, मीन्स आप किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे नहीं सो रहे हो, वो सारी चीज़ें इसी के कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब आपको एक वर्ड में दिक्कत आई होगी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जितना भी फूड जाता है ना, चाहे हम उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लें, चाहे प्रोटीन के फॉर्म में लें, चाहे फैट के फॉर्म में लें, उन सबको हम बॉडी के अंदर हमारे वो ब्रेक डाउन होते हैं। उसके ब्रेक डाउन होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे काम आती है, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस होती है यही कहलाती है मेटाबॉलिज्म, ओके। इस मेटाबॉलिज्म में बहुत से हार्मोन फंक्शन अपना मतलब फंक्शन करते हैं और उसकी हेल्प से मेटाबॉलिज्म फंक्शन होते हैं, ओके। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ दे रखी हैं आपके में, सारी नहीं दे रखी हैं, कुछ दे रखी हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे, दूसरी है थायराइड ग्लैंड, तीसरी है एड्रिनल ग्लैंड, एंड फोर्थ है पैनक्रियास, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी, जो कि हमारे ऊपर से नीचे स्टार्ट करेंगे, ऊपर हेड पे प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक पे प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। पैनक्रियाज किडनी के आगे यानी कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये लाइन से आपको ध्यान रखने हैं और इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको मेन पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से, जो की पॉइंट है वो एकदम अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि उसी के मार्क्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, इनकी लोकेशन, मीन्स कोई भी ग्लैंड है, कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये पता होना चाहिए आपको। उसका स्ट्रक्चर अप्रॉक्स कैसा होता है वो पता होना चाहिए। तीसरी बात, उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं ये मालूम होना चाहिए, और हर एक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर पता है तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, देखो हमने बिंदी लगा रखी है, ठीक है। अब बिंदी का मतलब ये है कि बिंदी से बिल्कुल पीछे जाओगे, बिंदी से जस्ट पीछे जाओगे तो सेंटर पॉइंट पे जस्ट यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये ग्लैंड होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन पूरी बॉडी के जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनको सबको कंट्रोल करती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। मास्टर ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है जिसकी वजह से अदर ग्लैंड्स भी स्टिमुलेट होती हैं, अदर ग्लैंड भी वर्क करती हैं। जैसे कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, ठीक है। इसको जीएच हार्मोन भी कहेंगे। ये हार्मोन हमारी बॉडी में डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये हार्मोन थोड़ा सा कम हो जाए हमारी बॉडी में तो हम छोटे हो जाएंगे, डॉर्फ हो जाएंगे, और अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो हम थोड़े से लंबे हो जाएंगे, तो इससे डिजीज़ भी हो सकता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में कमी आ गई तो डॉर्फनिज्म हो सकती है, डिजीज़ है एक, बहुत बौना हो गया इंसान। और अगर एक्सेस सिक्रेशन हो गया है बहुत ज़्यादा तो गिगैंटिज्म डिजीज़ हो जाती है, यानी कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन दिक्कत वाली है। दूसरा हार्मोन रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, THSH बोलते हैं इसको शॉर्ट में। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो जब TSH रिलीज होता है तभी थायराइड ग्लैंड में स्टिमुलेशन होता है उसके हार्मोन रिलीज करने का, ठीक है। यानी कि इन्फ्लुएंस द थायराइड ग्लैंड में हार्मोन सिक्रेशन के लिए उसको इन्फ्लुएंस करता है ये, ठीक है। कौन सा हार्मोन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन को ये रिलीज करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करता है, स्टिमुलेट करता है, और इस थायरॉक्सिन को हम थायरोटॉपिन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे थायरॉक्सिन के बारे में थायराइड ग्लैंड में। तीसरी जो मेन हार्मोन है इसका वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है, हमारे सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि मेल हो
या फीमेल हो, उन दोनों में जो मेल हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं और फीमेल हार्मोन दोनों का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, मेल में मेल के फॉलिकल्स को, फीमेल में फीमेल के फॉलिकल्स को, कि वो अपने हार्मोन को रिलीज करें। ओके, तो ये हो गया। लास्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है? जब फीड कराते हैं मदर अपने बेबी को, तो उस टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है तभी मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा काम ये भी होता है, प्रेगनेंसी टाइम पे जब बेबी बर्थ होता है, डिलीवरी टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाता है, जिससे जो यूटेरस होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी आउट होता है। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन आपके में दे रखे हैं। बाकी इसके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले और भी हार्मोन्स हैं जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने कितने पढ़े? ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लास्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इतने के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? हमारे नेक पर इस जगह पर पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। आप लोग यहाँ देख रहे हो लैरिंग्स के जस्ट नीचे, बिलो लैरिंग्स पाई जाती है और नेक पर बेस्ड होती है। ठीक है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। आप लोग देखो इसको ध्यान से, एक लोब इधर दिख रहा है, एक लोब इधर दिख रहा है, इसलिए इसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। आपको ये भी मिल सकता है कहीं कि एच शेप का स्ट्रक्चर होता है, मीन्स एच शेप का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और बटरफ्लाई शेप भी इसको बोल सकते हो। तो कई सारे नाम से इसको दिखाया गया है स्ट्रक्चर को, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है थायराइड ग्लैंड का? तो मेन फंक्शन इसका होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मीन्स हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उसके हार्मोन उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन जो रिलीज होते हैं, पहला होता है थायरॉक्सिन और दूसरा होता है अच्छा आप लोग के कोर्स में दूसरा नहीं है, ओके ठीक है, सिर्फ थायरॉक्सिन हार्मोन दे रखा है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो बनता है आयोडीन के प्रेजेंस में। मीन्स आयोडीन अगर आपकी बॉडी में कम है तो थायरॉक्सिन बनने में प्रॉब्लम आएगी और उससे रिलेटेड फिर डिजीज़ होंगी। ठीक है, अब हार्मोन थायरॉक्सिन जो रिलीज़ करते हैं, इसको आपने अभी 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 हमने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड में इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है। मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा, उसके बाद वो थायरॉक्सिन के पास उसको ऑर्डर देगा जाके कि आप थायराइड ग्लैंड से कहेगा कि तुम थायरॉक्सिन को रिलीज़ करो। ठीक है, इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं ये लोग, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, कमांड देते हैं एक तरह से। तो थायरॉक्सिन को हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थायरोट्रोपिन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर थोड़ी सी कमी हो जाए तो भी डिजीज़ हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो भी डिजीज़ हो जाएगी। कैसे? अगर कमी है यानी उसके रिलीज़ होने में कमी है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि हार्मोन का कम सिक्रेशन होना थायराइड ग्लैंड से, तो इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसकी डिजीजेस अलग हैं। और अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो गया है तो उसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, उसकी डिजीज़ अलग है। कम सिक्रेशन हो रहा है तो इस केस में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? पहली सिंपल ग्वाइटर हो सकता है, दूसरा क्रिटिनिज्म हो सकता है, तीसरा मिक्सोडेमा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे सिंपल ग्वाइटर है, सिंपल ग्वाइटर डिजीज़ आप लोगों ने सुना होगा, घेंगा रोग कहते हैं इसको हिंदी में। ग्वाइटर डिजीज़ ये नेक पे इस तरह से फूल जाता है। ठीक है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वही स्वेलन हो जाती है, जिसकी वजह से नेक आपका फूला फूला लगता है, इसको हम कहते हैं सिंपल ग्वाइटर। अब ये क्यों होता है? जब कभी हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ ही नहीं हो रहा है। जब तक थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा है प्रॉपर अमाउंट में, तब तक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता रहता है। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से कमांड आते रहते हैं, थायराइड को स्टिमुलेट करते रहते हैं। अब थायराइड ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगी तो उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। जब बढ़ने लगती हैं तो वो थायराइड ग्लैंड स्वेलन हो जाती है, आपके नेक पार्ट को फुला देती है। इससे कहते हैं हम ग्वाइटर डिजीज़। ठीक है, तो ये स्वेलन नेक के फॉर्म में अपीयर होती है। एक तो ये हो गई। दूसरी होती है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म डिजीज़ में हमेशा बच्चे में देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? बच्चे से ही जब
प्रेगनेंसी स्टेज होती है उस टाइम पे अगर मदर को आयोडीन की कमी हो गई है तो बच्चे में थायराइड ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। वहाँ पर थायरॉक्सिन रिलीज़ नहीं होता है, प्रॉपर उसका फंक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, वो थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड दिखाई देता है और बड़े तक वो एबनॉर्मल उसमें सिम्टम पाए जाते हैं। इस डिजीज़ को कहते हैं क्रिटिनिज्म। ओके, नेक्स्ट होता है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो लाइफ के किसी भी टाइम पीरियड पे हो सकती है। 40 की एज के बाद हो सकती है, 50 की एज के बाद हो सकती है, किसी भी टाइम पीरियड पे हो सकती है। इसमें भी क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से इनसफिशिएंट अमाउंट में थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं। इसकी वजह से जो सिम्टम दिखाई देते हैं हमारी बॉडी में, स्किन थोड़ी सी थिकन हो जाती है, मोटी मोटी सी हो जाती है, थिक हो जाती है और स्वेलन दिखाई देता है। देखो आप लोग को पैरों में, हाथों में इस तरह से स्वेलिंग पार्ट दिख रहा है। ज़्यादातर सिम्टम इसके लेग के पार्ट में दिखते हैं, मतलब एब्डोमिनल पोर्शन के नीचे के पार्ट में पूरे दिखते हैं, लेग तक के। ठीक है, और स्किन थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी रफ हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, उसमें थिकनेस आ जाती है, इस तरह से प्रॉब्लम दिखाई देती है और आईज़ का शेप थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस डिजीज़ को बोलते हैं मिक्सोडेमा और ये किसी भी एज में हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपर थायरॉयडिज्म। जैसे अभी हमने बताया कि अगर हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, अगर कम सिक्रेशन हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, एक तो ग्वाइटर, दूसरा क्रिटिनिज्म, तीसरा मिक्सोडेमा। ठीक है, यही बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन सी डिजीज़ होती है, तो उस टाइम पीरियड पे ना जब बहुत ज़्यादा एंजाइम रिलीज़ होने लगता है थायराइड ग्लैंड से, तो उसमें मेटाबॉलिक वर्क बहुत तेज़ी से होने लगता है बॉडी में। जब मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हम बॉडी में जो भी चीज़ें ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं और फैट ले रहे हैं, जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो सब तेज़ी से मेटाबॉलिक फंक्शन की वजह से वो ब्रेक डाउन होते रहेंगे और वो वेस्ट होते रहेंगे, एनर्जी बन बन के वो वेस्ट होते रहेंगे, जिससे क्या होगा, इंसान दुबला हो जाएगा, मीन्स वेट का लॉस होता है उसमें। तो जब ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है तो उस टाइम पे मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने भी लगता है और हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा तेज़ी से वेट लॉस होता है। इस तरह के सिम्टम हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, तो ये होता है थायराइड ग्लैंड। अब देखो नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, तो हमारी किडनी में होती है। किडनी कहाँ है, किडनी हमारे बॉडी में 2 होती है, मीन्स पेयर में किडनी होती है और दोनों किडनी के ऊपर की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, दोनों ही किडनी में एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, यानी एड्रिनल ग्लैंड भी 2 होती हैं। राइट एड्रिनल ग्लैंड थोड़ी बड़ी होती है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो कि लेफ्ट किडनी में होती है वो थोड़ी साइज में छोटी होती है। ठीक है, तो लोकेशन हम समझ गए, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, तो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है इसका किडनी के टॉप पर, ईच किडनी। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको पूरा अंदर तक स्ट्रक्चर देखें एड्रिनल ग्लैंड का, तो इसके 2 पार्ट निकल के आते हैं, एक तो सेंटर पार्ट हो गया और दूसरा पेरीफेरी पार्ट हो गया। जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला और जो पेरीफेरी वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये दोनों ही रीजन अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। एड्रिनल मेडुला एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनलिन, इसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, कहाँ से रिलीज होता है, ये सब कुछ क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है, तो इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, एड्रिनलिन का फंक्शन ही यही है, जब जब आप एकदम से मतलब किसी चीज़ के इमोशंस में आ जाओ या किसी चीज़ से बिल्कुल डेंजरस स्टेज आ जाए आपको, मान लो आप खड़े हो, एकदम से सामने से कोई शेर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा उस टाइम पे, आपका बॉडी का सिचुएशन क्या होगा, उस टाइम पे आपका बॉडी का हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे, सहम जाओगे, आप कोई ना कोई रिएक्शन लोगे उसके लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन, एमरजेंसी के टाइम पे ही रिलीज़ होता है। ठीक है, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं।
ठीक है, याद रखना है। इसी की वजह से हमारी बॉडी में तेज़ी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट हमारी फास्ट होती है और हमें स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये एड्रेनालिन की वजह से होता है। ठीक, दूसरा कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, ये हार्मोन आप लोग अगर कंसाइज की बुक पढ़ रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, कॉर्टिसोल एंजाइम को वो कॉर्टिसन एंजाइम दे रखा है वहाँ पर, तो वो रॉन्ग है, आप उसको करेक्ट करना। ठीक है, तो कॉर्टिसोल एंजाइम क्या करता है, ये हमारे अगेंस्ट में वर्क करता है। जैसे एड्रेनालिन ने क्या किया, वो स्पीड में आया, मतलब जब आप बिल्कुल से डरे हुए डेंजरस सिचुएशन हुई आपके सामने, उस टाइम पे आया, आपकी हार्ट बीट को तेज़ी से फास्ट किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया और आपके स्वेटिंग तेज़ी से होने लगी, सब चीज़ों को बढ़ा दिया। उसके बाद कॉर्टिसोल एंजाइम क्या करता है, वो सब चीज़ों को कूल डाउन कर देता है। ठीक है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर देगा, इंक्रीज हुए ब्लड में शुगर को वो बैलेंस कर देगा और आपकी स्लीपिंग को भी कंट्रोल करता है कॉर्टिसोल एंजाइम। ठीक है, ये जो है ये हमारे ब्रेन को पूरे कंट्रोल करता है, मूड को हमारे चेंज करता है और मोटिवेट करता है, हमको फियर से बचाता है। ठीक है, मीन्स जैसे क्या हुआ, आपके सामने एकदम से कोई लाइन आ गया, ठीक है, आप डर गए, उस टाइम पे एकदम से रिलीज हुआ एड्रेनालिन हार्मोन, आपके हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, आपको स्वेटिंग कर रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आंखें फाड़ रहे हो, देख रहे हो, और एकदम से फिर धीरे से आपने सोचा कूल डाउन, जस्ट कूल डाउन, हम सब हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे जस्ट कॉर्टिसोल एंजाइम रिलीज होता है जो हमारे मेंटली हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, मूड को चेंज करता है, मोटिवेट करता है, हमको फियर को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हमारे ब्लड में आए हुए शुगर को भी बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये सारा काम एड्रेनालिन ग्लैंड की वजह से होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता दें, एड्रेनालिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं और कॉर्टिसोल हार्मोन को नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। ओके, ये हो गया एड्रेनालिन। अब हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज हार्मोन पैनक्रियाज ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, पहले तो आप ये देखो, पैनक्रियाज ग्लैंड होती है आपके, जहाँ से आपका ये स्टमक निकलता है ऐसे करके, ठीक है, और स्टमक से निकलती है इंटेस्टाइन, इस तरह से जाती है इंटेस्टाइन। ठीक है, बस इंटेस्टाइन का जो मोड़ होता है, यहाँ पर ऐसे घुमाव होता है, बिल्कुल वहीं पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का दिखता है पैनक्रियाज का। ठीक है, तो ये लोकेशन होती है स्टमक के जस्ट नीचे, इंटेस्टाइन के पीछे ये कह सकते हो। तो ये जो लोकेशन होती है ये पैनक्रियाज की होती है। पैनक्रियाज ग्लैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्लैंड की तरह वर्क करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है, तो आप लोग लिखोगे पैनक्रियाज। यहाँ पर पैनक्रियाज में ही कुछ सेल ऐसी होती हैं जो एंडोक्राइन का हार्मोन रिलीज करती है और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एंजाइम रिलीज करती हैं। ठीक है, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम रिलीज होते हैं ये एमाइलेज हो सकता है, ट्रिप्सिन हो सकता है, लाइपेज हो सकता है, ये तीनों ही एंजाइम क्या करते हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये सब काम करते हैं ये एंजाइम। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं पैनक्रियाज से, वो दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं और जिन सेल से रिलीज होते हैं उस क्लस्टर ऑफ सेल को कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के बीच में दो तरह की सेल होती हैं, एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल। दोनों अलग अलग हार्मोन का रिलीज करती है, मीन सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, दोनों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हार्मोन हैं, तो इंसुलिन हार्मोन ये बीटा सेल से रिलीज होता है और ग्लूकेगॉन हार्मोन जो कि अल्फा सेल से रिलीज होता है। ये दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगॉन हार्मोन दोनों ही पैनक्रियाज के लैंगरहैंस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होते हैं। ठीक है, इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है, ग्लूकेगॉन अल्फा सेल से रिलीज होता है। ओके, अब ये दोनों के फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग शॉर्ट नोट भी आते हैं, इंसुलिन के बारे में भी आएगा और ग्लूकेगॉन के भी बारे में आएगा। ठीक है, अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, व्हेन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, जब भी बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है
इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, जितना ग्लूकोज यूज़ करना है वो तो यूज़ कर लेगा, बाकी जितना ग्लूकोज बच जाता है वो ग्लाइकोजन में हो जाता है। ठीक है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर और मसल्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो लीवर ने, मसल्स ने सारा ग्लाइकोजन अपने पास कलेक्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद काम शुरू होता है किसका, ग्लूकेगॉन का। उस टाइम पे जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती कभी कभी, तो क्या होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन की जगह ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से, पैनक्रियाज की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल से ये हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, और रिलीज होने के बाद करता क्या है, तो जाएगा वो लीवर की सेल्स से लेगा ग्लाइकोजन, उसको वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करेगा और फिर बॉडी को देगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट काम है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज का यूज़ करना बता रहा है बॉडी में, और ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है, अगर ग्लूकोज कम है तो और भी ज़्यादा ग्लूकोज वो ग्लूकोजन को तोड़ तोड़ कर भेजता रहता है। ठीक है, तो दोनों ही हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज से ही रिलीज होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मतलब इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं रिलीज हो रहा है, उसकी कमी हो रही है, तो डिजीज़ हो सकता है डायबिटीज़। ठीक है, कौन सा डिजीज़ होगा, डायबिटीज़। इस टाइम पे ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में आएगा, हम थोड़ा सा भी शक्कर खा लेंगे, मीठा खा लेंगे तो बॉडी में ग्लूकोज तो फैल जाएगा, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस केस में कभी कभी डायबिटीज़ के केस पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगवाने होते हैं कि ग्लूकोज को वो डायरेक्ट कर सके। ओके, तो ये डायबिटीज़ में भी अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये इतनी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, पैनक्रियाज हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई। ये सारी ग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए, और इस ग्लैंड को क्या अदर नेम से जानते हैं, किस हार्मोन को किस अदर नेम से जानते हैं ये भी पता होना चाहिए, किस हार्मोन से कौन सा फंक्शन होता है ये भी हमको मालूम होना चाहिए, और कौन कौन से डिजीज़ हो जाते हैं उनके ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने से, उनके कम अमाउंट में रिलीज़ होने से। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता हैं तो हमारा चैप्टर एकदम बढ़िया से प्रिपेयर है। ठीक है, बाकी की कहानी आप लिखो या ना लिखो, ये आपको की पॉइंट पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमारा टॉपिक खत्म होता है ग्लैंड वाला। अब हम आएंगे एक नए टॉपिक पे, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या चीज़ होती है, तो एडोलेसेंस क्या है, अगर सिंपल आप समझो, जो टीन एज होती है आपकी, टीन एज कौन सी होती है, वही 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें टीन लगा होता है। ठीक है, तो ये जो एज होती है ना, इसी को हम एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, इस एज में क्या होता है, आपकी बॉडी, आप ध्यान से समझो, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं। जब आप बच्चे थे, 11-12 एज के थे, तो उस टाइम पे आप क्या थे, चिल्ड्रन थे, है ना। जब आप थोड़े से बड़े हुए, मीन्स टीन एज में पहुँचे, तो उस टाइम पे आपको खुद महसूस होगा, बॉडी में आपकी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे आपकी आवाज़ भारी हो गई, या लड़कियों की आवाज़ पतली हो गई। ठीक, और उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगेगी। ठीक है, मीन्स वो चाइल्डहुड से हटकर एक एडल्टहुड में एंट्री करेंगे, और उनका जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो मैच्योर होने लगेगी। मीन्स अगर बॉय है तो उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा, और अगर गर्ल है तो उसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन होने लगेगा। वो एक एडल्ट फेज को पहुंचने के लिए जर्नी कर रहा होगा। ठीक है, इस फेज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। तो कह सकते हैं द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। ठीक है, चाइल्ड से जब आप एडल्ट में चेंज होते हो तो बहुत सारा बॉडी में चेंजेस आता है। ठीक है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और वो चेंज क्यों आता है, क्योंकि आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ले रहे हो। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं एडोलेसेंस। दिस इज टाइम स्पैन विच द चाइल्ड डेवलप इनटू एडल्ट। ये वो टाइम स्पैन होता है जिस टाइम पे चाइल्ड एडल्ट में डेवलप होने लगता है। ठीक है, एडोलेसेंस बीइंग अराउंड 11 एंड गोज टू 18 और 19 ईयर एगो। ठीक, एज। ठीक है, मीन्स आपका जो ये फेज होता है पूरा 11 के बाद से स्टार्ट होता है और 19 तक चलता है। ओके, तो ये हो गया एडोलेसेंस। अब फिजिकल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जब होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो उसकी बात कर रहा है, फिजिकल चेंजेस की बात कर रहा है। तो क्या क्या चेंजेस होता है, आपकी हाइट चेंज हो जाएगी, एकदम से आप बड़े हो जाओगे, है ना। तो क्या होता है, सडन इंक्रीज हाइट व्हेन
रीचिंग प्यूबर्टी। व्हाट इज़ प्यूबर्टी, हम देखेंगे अभी प्यूबर्टी क्या होता है। लॉन्ग बीन ग्रो रैपिडली द मैक्सिमम हाइट अटेन 18 ईयर एज। मीन्स चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनकी मैक्सिमम लाइफ में मतलब जितनी हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए वो 18 की एज तक प्रॉपर हो जाती है, इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। दूसरा चेंज क्या होता है, बॉडी का शेप चेंज होता है थोड़ा थोड़ा। अगर बॉय है तो उसके मसल्स थोड़ी सी इंक्रीज होंगी, ठीक, शोल्डर्स उसके वाइड होने लगेंगे और वेस्ट उसका नैरो होने लगेगा। और अगर गर्ल है तो उसका वेस्ट बिलो जो बिलो है वो नीचे होने लगेगा और नैरो शोल्डर्स उसके नैरो होने लगेंगे। मीन्स उसका बॉडी का जो शेप है गर्ल का अलग और बॉय का अलग डिफरेंट शेप पे वो कन्वर्ट होने लगता है। क्यों कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की फेज पे चल रहा है। और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ क्यों रही है, क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्शन के एंजाइम हार्मोन रिलीज होने लगे हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है, उसमें पढ़ा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये कमांड दे रही है कि अब चाइल्डहुड स्टेज गई, अब फॉलिकल्स जितने हैं बॉय के हों चाहे गर्ल के हों वो हार्मोन रिलीज करें। ठीक है, तो बॉय में अलग हार्मोन रिलीज होता है, गर्ल में अलग हार्मोन रिलीज होता है, उसी के थ्रू उनका बॉडी शेप चेंज होता है। ठीक है, चेंज इन वॉइस भी चेंज हो जाती है। लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी आपको मोटी और भारी दिखने लगेगी और लड़कियों की आवाज़ और भी पिच उसकी जो होगी वो हाई दिखने लगेगी, पतली होने लगेगी। ठीक है, वहीं से धीरे धीरे चेंज आने लगते हैं। इंक्रीज एक्टिविटी, स्वेटिंग आपको ज़्यादा होने लगेगी क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्वेटिंग होगी और पिंपल्स का आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बॉडी में आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एडोलसेंस स्टेज में। अब प्यूबर्टी क्या होता है, व्हाट इज़ प्यूबर्टी, तो कुछ नहीं है प्यूबर्टी इज़ अ पीरियड ड्यूरिंग विच ह्यूमन बॉडी अंडरगोज certain change their body and reproductive organ which lead to sexual maturity। means कोई बॉडी जब सेक्सुअली वो मैच्योर होने लगती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें डेवलप होने लगते हैं, तो उसको कहते हैं हम प्यूबर्टी। मीन्स आप कह सकते हो जब बॉडी में इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव टाइप के चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में, गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं वो आइडेंटिकल होने लगते हैं, अलग थोड़े दिखाई देने लगते हैं रिप्रोडक्शन के मैच्योरिटी की वजह से, इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। जो गर्ल होती है उसमें 1 या 2 ईयर पहले ही अर्लियर ही प्यूबर्टी आ जाती है, लेकिन बॉयज़ में 1 या 2 ईयर बाद प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अब फिजिकल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पीरियड पे कौन से फिजिकल चेंज आते हैं, एडोलसेंस के लिए जो फिजिकल चेंज आते हैं वो इसी प्यूबर्टी चेंज की वजह से ही आते हैं। कैसे आते हैं, देखो, चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। ये जितना एडोलसेंस में चेंज आता है वो हार्मोन के कंट्रोल से होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ सेक्स हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, गर्ल्स में गर्ल्स वाले हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, बॉयज़ में बॉयज़ वाले हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। इसी की वजह से उनमें मैच्योरिटी आने लगती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगती है। इसे ही हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो मेनली टेस्टोस्टेरॉन, ये आपको लर्न करना है, एकदम रट के रखना है। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो मेल के टेस्टिस में रिलीज़ होने लगता है और फीमेल में हार्मोन रिलीज़ होता है जो वो होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल में जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये ओवरी को डेवलप करता है और उससे ओवर रिलीज़ करता है। ठीक है, जबकि टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, टेस्टिस में रिलीज़ होता है और उस टाइम पे जो वहाँ के रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में वो आते हैं, जैसे कि आपकी वॉइस चेंज हो जाना, आपके चेस्ट ब्रॉड होना और प्यूबिक जो रीजन है उस पर हेयर आना, मीन्स आर्मपिट पे हेयर आना, प्यूबिक रीजन पे हेयर आना, तो ये सारी चीज़ों में चेंज आने लगता है। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल है तो उसके टेस्टोस्टेरॉन की वजह से चेंजेस आते हैं और फीमेल है तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉय में अलग आते हैं, गर्ल में अलग आते हैं। तो बॉय के फेस में हेयर आने लगते हैं, बियर्ड आने लगते हैं, उनके मुस्टैच आने लगते हैं और फेस एंड चेस्ट में भी हेयर आने लगते हैं, आर्मपिट में हेयर आने लगते हैं, प्यूबिक रीजन पर, और डीप वॉइस होने लगती है, उनकी वॉइस जो है थोड़ी भारी होने लगती है। गर्ल के वेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है और हाइट उनकी जो है हाई पिच उनकी वॉइस हो जाती है, मीन्स बहुत पतली आवाज़ हो जाती है। पिच आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, आर्मपिट पर और प्यूबिक रीजन पर हेयर आने लगते हैं। तो इस तरह के फिजिकल चेंजेस प्यूबर्टी टाइम पीरियड पे आने लगते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, गर्ल हो या बॉय हो। ओके,
अब देखो बॉय एंड गर्ल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंज आता है। तो इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, बॉयज़ का टेस्टिस लार्ज होने लगता है, गर्ल जो है उसमें ओवरी मैच्योर होने लगती है, एग स्टार्ट हो जाते हैं रिलीज होना, ठीक है। दूसरी बात, बॉयज़ में जो पेनिस होता है और स्कॉटल सेक ग्रो करने लगता है, और गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है, वेजाइना ग्रो करने लगती है, ठीक है, यूटेरस ग्रो करने लगता है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं। अब बॉयज़ में सडन ग्रोथ आती है, ठीक है, शोल्जर्स उसके ग्रो करते हैं, और हिप जो है उनका गर्डल शेप चेंज होने लगता है, थोड़ा सा चेंज आता है उसमें। और गर्ल्स में सडन चेंज आता है ग्रोथ में, और बहुत शॉर्ट टाइम में उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेस्ट है वो ग्रो कर जाएंगे, और उनका जो थ्रू आउट जो फिगर है वो थोड़ा सा कन्वर्ट होने लगता है। और इनके पास जो बॉयज़ हैं उनके बियर्ड आने लगेंगे, मुस्टैच आने लगेंगे, और हेयर आने लगेंगे प्यूबिक एंड आर्मपिट या चेस्ट रीजन पे। और यहाँ पर गर्ल्स में चेस्ट रीजन पे कोई हेयर नहीं आएगा, लेकिन प्यूबिक रीजन, आर्मपिट रीजन पर हेयर आता है, ठीक है। और वॉइस में वॉइस उनकी डीप हो जाएगी, हॉर्स हो जाएगी, और लो पिच वॉइस होगी। लो पिच वॉइस का मतलब है आवाज़ मोटी होना, और हाई पिच वॉइस होगी गर्ल्स की, इसका मतलब आवाज़ पतली होना, ठीक है। पिच के बारे में आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, है। अब देखो एडल्टहुड क्या होता है, व्हाट इज़ एडल्टहुड। तो तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस में पूरा फिजिकल चेंज आया, आप चाइल्ड से एडल्ट में जा रहे हो, वो पूरी एक स्टेज होती है एडोलसेंस की, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है, आपके अंदर गर्ल्स वाले बॉयज़ वाले यानी एक मेच्योरिटी हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी कहलाती है। एडल्टहुड क्या है, जब आप पूरा रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को पूरा कवर कर लिए और एकदम एडल्ट हो गए, ठीक है। यानी कि 20 to 21 वाला जो आपका एज है वो कहलाता है एडल्टहुड स्टेज, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे आप सेक्सुअली पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हो, चाइल्ड नहीं रह जाते हो, एडोलसेंस फेज पर नहीं रह जाते हो, आप एक एडल्ट हो जाते हो, इसे हम कहते हैं एडल्टहुड, ठीक। तो द पीरियड इन ह्यूमन लाइफ स्पैन इन विच फुल फिजिकल एंड intellectual maturity have been attained. Adulthood is commonly through the beginning at age 20 to 21, ठीक है। तो आप एडल्टहुड कहलाते हो। नेक्स्ट है एडोलसेंस एंड रिलेटेड साइकोलॉजिकल चेंजेस। अब देखो जब बच्चा एडोलसेंस की स्टेज में गुजर रहा होता है, एक टीन एज में चल रहा होता है, तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे मेंटल चेंजेस आते हैं, और साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी कि गर्ल हो या बॉय हो, उनके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि क्यों है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए होते हैं। अगर वो लड़का है तो अपने को डैशिंग लगने की कोशिश करता है, लड़की है तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने की कोशिश करती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कॉन्शियस होने लगती हैं, ठीक। तो इसके लिए वो लोग चिंता भी करते हैं। आपकी बॉडी में कुछ अगर आपने कहीं पढ़ा कि हेयर आ जाते हैं या फिर ये चेंजेस कुछ देखने को मिलता है, तो उसके लिए वो टेंशन में आते हैं, परेशान होने लगते हैं, उसके लिए वरी होने लगते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को दूसरे से शेयर करने में हेजिटेट होते हैं। मीन्स दूसरे को बताने में उन्हें लगता है कि शेम आता है। लेकिन तो इस तरह का कुछ चीज़ें चलती रहती है पूरे एडोलसेंस फेज पे, ठीक है। वो अपने फ्यूचर के बारे में वरीड होते हैं कि वो आगे उनका गोल क्या होगा, आगे उनका क्या एम होगा, क्या सेट करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फियर आ जाता है उनके अंदर, और कभी कभी वो डिप्रेशन में भी आने लगते हैं, ठीक है। नहीं सोच पाते, वो बहुत ज़्यादा अकेले रह जाते हैं। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पेरेंट्स से, या फिर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है या कोई अपना टीचर है, तो उससे अपनी बातों को शेयर करो, अपनी चीज़ों को पूछो, तो उससे आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ठीक है। बॉय एंड गर्ल लाइक रिमेन विद देयर ग्रुप और फ्रेंड्स। अब इसमें बहुत अच्छी टेंडेंसी आ जाती है कि वो ग्रुपिंग करने लगते हैं, बॉय हो या गर्ल हो, बॉय होंगे तो वो अपने जैसे लोगों का ग्रुप बनाने लगते हैं, फ्रेंड्स सर्किल उनका एक होने लगता है। तो इस तरह के कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं इस एज में। पीयर होने लगता है, पीयर्स का मतलब होता है एक ग्रुप ही बनाना, और ये कभी कभी पीयर जो होता है, फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, ये कभी कभी जो कंपनी होती है आपकी, आपके लिए हार्मफुल भी हो जाती है और आपके लिए अच्छी भी हो जाती है। हार्मफुल कब हो जाती है, जब आपका जो संगत है, आपके फ्रेंड सर्किल कंपनी है, वो
कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई ड्रग ले रहा है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों पे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी उधर लेके जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस में ये रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग को अपने आप से जोड़ो, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, आप खुद से आंसर कर सकते हो इसका। इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। अब यहाँ पर देखो, पर्सनल, जिस टाइम पे आप एडोलसेंस फेज पर पहुँच गए हो, उस टाइम पे आपको पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, जब स्वेटिंग होगी और सेबेसियस ग्लैंड्स भी बनने लगती हैं, एक्ने बनने लगते हैं, तो आपको अपने शरीर का साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, और प्रॉपर हाइजीन यूज़ करना है। और बॉडी में हेयर आने लगते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्लीन रखना है सारी चीज़ों को। तो इसके लिए क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए आपको, वो चीज़ें दे रखी, क्या इंपॉर्टेंस है उसके। तो प्रॉपर सेफ़ फूड लेना चाहिए आपको। सेफ़ फूड लेना चाहिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें सारा कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, सारी चीज़ें हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, प्रॉपर लाइफस्टाइल होनी चाहिए, रेगुलर स्लीपिंग हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, गुड हेल्थ हो। ये नहीं कि आप रात में 2-3 बजे तक जग रहे हो, उसके बाद फिर सुबह 2 बजे तक सो रहे हो, या फिर कम सो रहे हो, मोबाइल पे लगे रहते हो, तो ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए टेबल वर्क, लॉन्ग टाइम टेबल वर्क को अवॉइड करना चाहिए। वॉच टीवी, टीवी को अवॉइड करना चाहिए। बहुत लॉन्ग करो, सब काम करना है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड तक, एक उस हद से ज़्यादा होना गलत होता है। प्लेइंग गेम, ये रॉन्ग हो गया है। प्लेइंग गेम आप बहुत टाइम तक खेल रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग को अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है, क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमेशा आप अपने हैंड वॉश करो, टीथ है अपने हर एक मील के बाद उसको क्लीन करो, और रेगुलर बाथ लो, और प्रॉपर साफ़ सफाई रखो। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। मोबाइल पे बैठ के गेम नहीं खेलना है, बाहर जाके आउटडोर गेम खेलो रेगुलरली, और वॉक करो, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो इस तरह के काम आपको करने चाहिए एडोलसेंस में। स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस? दूसरा नाम क्या है स्ट्रेस का, तो होता है टेंशन। टेंशन मतलब आप किसी चीज़ के लिए टेंशन ले रहे हो बहुत ज़्यादा, वो क्या है, स्ट्रेस में आ रहे हो। ठीक, तो ये स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेस क्यों होता है, एडोलसेंस फेज पे ये स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता है, एक ही बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, कभी कभी इमोशनली भी अटैच्ड हो जाता है इससे। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ मेंटल ऑफ इमोशनल स्टेट। मीन्स आपके इमोशन से भी रिलेटेड होता है और मेंटली भी रिलेटेड होता है। एक चीज़ को आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, मेंटली बहुत ज़्यादा कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये सब कहलाता है स्ट्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, उसके लिए हो सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, आप हाइट को लेके प्रॉब्लम परेशान हो, या फिर आपके फिजिकल कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको अपने अंदर, तो ये सब चीज़ों के लिए स्ट्रेस हो जाता है लोगों के कहने पर। ठीक है, और इससे रिलेटेड हार्मोन भी हमारी बॉडी में बनने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है स्ट्रेस को लेकर, और ब्रीथिंग फास्ट होने लगती है। तो इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रेस में। अब इस स्ट्रेस को कैसे हटाया जाए, उसके लिए कैसे मैनेज किया जाए, तो वो एक अच्छा तरीका होता है, जैसे कि आप योगा करो। ठीक है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखेगा वो, और मसल्स टोन को स्ट्रेट रखेगा, अच्छा रखेगा, बढ़िया करेगा, और प्रोवाइड रेस्पिरेशन एनर्जी वाइटलिटी। ठीक है, आपके अंदर एक रेस्पिरेशन लाएगा, इम्प्रूव करेगा, एनर्जी लाएगा, और वेट को रिड्यूस करेगा। बहुत ज़्यादा फैटी हो रहे हो तो भी वो रिड्यूस करेगा। एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करना चाहिए, शांति से थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो। ठीक है, रीडिंग स्किल होनी चाहिए आप में, मीन्स आप कुछ देर तक किसी भी अच्छी चीज़ को, जो भी आपको पसंद हो, कोई भी बुक पसंद हो, वो आप तेज़ी से पढ़ो, वो नॉलेज गेन करेगा और आपको एक अच्छा माइंड देगा। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज़ के बारे में आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि मैं कर लूँगा। ठीक, और प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो तो वो
आपका पूरा पूरा डे अच्छा रखेगा। ठीक है, बहुत कम नहीं सोना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है, तो इस तरह से आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो सकेगा। लॉफिंग, हंसो, मीन्स हर टाइम मुंह बना के नहीं बैठो, हैप्पी रहो, मेक हैप्पियर। ठीक है, वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करती है, ख़त्म करती है। डीप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो एक डीप ब्रीथ लो और धीरे धीरे सांसों को छोड़ो अपने, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन। आपका स्ट्रेस रिलैक्स होगा। आप कभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हो, तो एक लंबी सांस लो और उसको धीरे से छोड़ो, बहुत रिलैक्स होता है। ठीक है, मेडिटेशन ज़रूरी होता है, कम से कम 15 to 20 मिनट एवरी डे आपको एकदम सब कुछ छोड़ के, माइंड को, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के, स्ट्रेसफुल थॉट को छोड़कर, उसको बिल्कुल क्लियर शांति से बैठकर आपको मेडिटेशन करना होता है। ठीक है, मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट आपका ज़रूरी होता है। हर एक काम के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि आप खेल रहे हो तो खेलते जा रहे हो 4 घंटे 5 घंटे। आपको एक प्रॉपर लिमिट में, एक रेगुलर टाइम पीरियड में मैनेज करके टाइम को चलना है, कि आपको बहुत सारे काम भी करने हैं। ठीक है, हॉबीज़, कुछ ना कुछ आपकी हॉबी होनी चाहिए। यही नहीं है कि हर टाइम पे एकदम वेल मेंटेन रहो, हॉबी के अकॉर्डिंग भी काम करो डेली। जो भी आपको पसंद हो, एवरीथिंग, म्यूज़िक प्लेइंग, रीडिंग, जो भी चीज़ आपको आपकी हॉबी में है, आपको पसंद है, तो वो उसके लिए अलग से अपने लिए टाइम निकालो। ठीक है, ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट का। यहाँ से चैप्टर आपका ओवर हो जाता है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।